हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आपका सब्जेक्ट है बीकॉम 6 सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन इन डिटेल द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ IASB एंड FASB। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्नवेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइम में मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन पर्पस होता है बिजनेस और स्टेक होल्डर्स के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, जैसे कि इन्वेस्टर्स के बीच, क्रेडिटर्स के बीच, रेगुलेटर्स के बीच और पब्लिक के बीच। इस कम्युनिकेशन को कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट और कंपेरेबल बनाने के लिए दो मेजर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे IASB कहा जाता है, और सेकेंड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे FASB कहा जाता है। दोनों बॉडीज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करती है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस मतलब फाउंडेशन होती है। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर सिस्टम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव और फंडामेंटल कंसेप्ट डिफाइंड होते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गाइड करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इक्वल्स टू अकाउंटिंग का रूल बुक का बेस सिस्टम। अब बात करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ IASB। The IASB is responsible for developing and maintaining the International Financial Reporting Standard IFRS. IASB is the independent accounting standard setting body. IASB started working on 1st April 2001, board based in London. Used globally, the IASB issued its revised conceptual framework for the financial report in March 2018. It consists of the following key elements. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड दुनिया भर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाता है। IASB का मेन गोल होता है हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल और ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना। IASB ने अपना रिवीजन फ्रेमवर्क मार्च 2018 में इशू किया। IASB का मेन ambition था is to separate the high quality, understandable and renewable global accounting standard. IASB रूल्स निकालती है और वर्ल्ड वाइड लेवल पर फॉलो किया जाता है, अकाउंटिंग में यूज किया जाता है इसका। अब देखते हैं IASB फ्रेमवर्क के 3 लेवल, जैसे कि सबसे पहला होता है फर्स्ट लेवल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड लेवल क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स और थर्ड लेवल होता है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ IASB कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो कि फर्स्ट लेवल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असिस्ट द IASB इन डेवलपिंग एंड रिवाइजिंग द IFRS स्टैंडर्ड। मतलब ऑब्जेक्टिव पहला क्या है IASB का कि डेवलप करना और रिवाइज करना IFRS स्टैंडर्ड्स को। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड useful financial information to the investors, lenders and stakeholders for the financial decision making। मतलब investors और stakeholders को useful financial information provide करना। Third is to ensure the transparency, accountability, consistency and economic efficiency in financial reporting। Transparency, accountability और consistency ensure करना। And the last objective is users को standard समझाने में help करना। अब बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ द IASB फ्रेमवर्क। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहला क्या है? प्रोवाइड करना यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को, स्टेक होल्डर्स को फॉर द डिसीजन मेकिंग। सेकेंड इज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब बात करते हैं सेकेंड लेवल की, जो कि है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। IASB emphasize two primary characteristics। सबसे पहले है फंडामेंटल क्वालिटीज, सेकंड है एनहांसिंग क्वालिटीज। फंडामेंटल क्वालिटीज में आता है जैसे कि रेलेवेंसी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। रेलेवेंसी मतलब इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में यूजफुल होनी चाहिए, और सेकंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कंप्लीट, न्यूट्रल और एरर फ्री होनी चाहिए। अब सेकंड जो कि है एनहांसिंग क्वालिटी, उसकी बात करते हैं। एनहांसिंग क्वालिटी में आता है कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडिंगबिलिटी, न्यूट्रलिटी और प्रूडेंस।
कंपैरेबिलिटी का मतलब है कि अलाउ करना यूजर्स को टू कंपेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अक्रॉस द डिफरेंट एंटिटीज, कि यूजर्स इजीली कंपेयर कर सकें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिफरेंट एंटिटीज के साथ। वेरीफाइबिलिटी का मतलब है इंश्योर करना दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट सोर्स। थर्ड इज टाइमलीनेस। Timeliness मतलब information should be provided by the promptly for the decision making. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड इजी टू इंटरप्रेट, कि मतलब रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। न्यूट्रलिटी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायर्स एंड एरर्स। प्रूडेंस मतलब प्योर होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन होना चाहिए। सी पार्ट मतलब थर्ड लेवल है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IASB डिफाइन द की कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि मेन एलिमेंट्स होते क्या है इसके, जैसे कि एसेट। एसेट मतलब रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द फ्यूचर बेनिफिट। फ्यूचर बेनिफिट देने वाले रिसोर्सेज को एसेट कहा जाता है। सेकेंड मेन एलिमेंट है लाइबिलिटीज मतलब फ्यूचर ऑब्लिगेशंस। थर्ड मेन एलिमेंट है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज, जिससे मिलता है हमें इक्विटी। फोर्थ मेन एलिमेंट इज इनकम। इनकम मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज करना, जिससे जैसे कि रेवेन्यू गेन, इससे क्या होता है? हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है और इनकम होती है। नेक्स्ट मेन एलिमेंट है एक्सपेंसेस मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट जो डिक्रीज करता है। कौन डिक्रीज करता है? जैसे कि कॉस्ट और लॉसेस जो इकोनॉमिक बेनिफिट डिक्रीज करते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहा जाता है। Next, D part is recognition and measurement criteria. Items should be recognized in financial statement if they meet the definition and measurement criteria. आइटम्स तब रिकॉग्नाइज होंगे जब वो डेफिनेशन मीट करे। मेजरमेंट मेथड। मेजरमेंट मेथड बेस्ड इंक्लूड हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, करंट कॉस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू। मेजरमेंट मेथड कौन कौन से हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू, करंट कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू। ई पार्ट है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट और डिस्क्लोज होगी उसका गाइडेंस देता है। नेक्स्ट, F part is capital maintenance. Financial capital maintenance profit are recognized only when net asset increase. Financial capital maintenance कब होती है? प्रॉफिट तब ही जब नेट एसेट इंक्रीज हो। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कब होता है? प्रॉफिट तब जब प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन रहे। अब बात करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ FASB। Financial Accounting Standard Board is responsible for setting the generally accepted accounting principle in United States. The FASB began developing its conceptual framework in the 1970s. FASB conceptual framework is similar to IASB framework, but the main thing is to follow US GAAP principles. फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूनाइटेड स्टेट में गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेवलप करता है। ये फ्रेमवर्क 1970 से डेवलप हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है अब इसके? FASB के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि सबसे पहला, प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर सेटिंग द कंसिस्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंसिस्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए बेस प्रोवाइड करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज जहां स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं है वहां गाइडेंस देना। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना। अब बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ FASB फ्रेमवर्क। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन देना। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक रिसोर्सेज और फाइनेंशियल पोजीशन चेंजेस बताना। बी पार्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। FASB qualitative characteristics are aligned with IASB but emphasize। सबसे पहले है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बाद है एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं जैसे कि रेलेवेंसी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस।
एसेट वो होते हैं जो रिसोर्स कंट्रोल करते हैं बाय एंटिटीज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द फ्यूचर बेनिफिट्स, और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज दैट आर इक्विटीज। नेक्स्ट एलिमेंट इज इनकम। इनकम मतलब जो इकोनॉमिक बेनिफिट इंक्रीज करते हैं उसे इनकम कहते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज एक्सपेंसेस। जो इकोनॉमिक बेनिफिट डिक्रीज करते हैं उन्हें एक्सपेंसेस कहते हैं, सच एज लॉस। अब बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। FASB also follows the principle of recognizing the items when they meet the definition and measurement criteria. आइटम तब रिकॉर्ड होंगे जब डेफिनेशन मीट करेंगे। नेक्स्ट है गैप अलाउंस द हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग एज द प्राइमरी मेजरमेंट मेथड, whereas IFRS relies more on fair value accounting. गैप मेनली हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज करता है। IFRS मतलब IASB ज्यादा फेयर वैल्यू यूज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं assumption एंड प्रिंसिपल्स। assumption एंड प्रिंसिपल कौन कौन से यूज होते हैं? जैसे कि इकोनॉमिक एंटिटी, गोइंग कंसर्न, मॉनेटरी यूनिट, periodicity और accrual basis. नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट में कॉस्ट बेनिफिट कंस्ट्रेंट्स और मटेरियलिटी इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल छोटी इंफॉर्मेशन इग्नोर की जा सकती है अगर उसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल हो। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कंपैरिजन करना IASB को FASB फ्रेमवर्क के साथ। तो चलिए कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है ऑब्जेक्टिव। Objective of IASB framework and FASB framework. IASB framework का ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल लेवल पर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन एम है, मतलब दुनिया भर में सेम अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज है। FASB फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है? यूएस स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब गैप फॉलो करता है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के लिए रूल्स बनता है। सेकेंड एस्पेक्ट इज मेजरमेंट बेसिस। IASB फ्रेमवर्क का मेजरमेंट बेसिस किस पर होता है? मेनली फेयर वैल्यू अकाउंटिंग यूज करता है ये। एसेट को करंट मार्केट वैल्यू पर मेजर किया जाता है, वेयर एज इन FASB फ्रेमवर्क हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करता है। एसेट को उसकी ओरिजिनल परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लैंड 1 लाख में खरीदी और अब 5 लाख की है, IFRS में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे? 5 लाख। और गैप में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे? 1 लाख। क्योंकि IASB में फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं और FASB में हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड एस्पेक्ट इज इनकम डेफिनेशन। IASB सेपरेट कंप्रिहेंसिव इनकम कंसेप्ट क्लियरली हाईलाइट नहीं करता, जिसका सिर्फ ट्रेडिशनल इनकम फोकस होता है, वेयर एज इन FASB कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को सेपरेटली इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेस जैसे इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेंजेस। फोर्थ एस्पेक्ट इज प्राइमरी यूजर्स। IASB फ्रेमवर्क के प्राइमरी यूजर्स होते हैं जैसे कि इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और क्रेडिटर्स, वेयर एज FASB के प्राइमरी यूजर्स होते हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, लेंडर। दोनों की सेम ही होते हैं, बेसिकली दोनों का फोकस सेम ही है, डिसीजन मेकर। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है? एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। FASB फ्रेमवर्क के एलिमेंट्स क्या क्या है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। वेयर एज FASB की मेन एलिमेंट्स क्या है? सेम, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट एस्पेक्ट है कैपिटल मेंटेनेंस। IASB फ्रेमवर्क का कैपिटल मेंटेनेंस कैसा है? फाइनेंशियल एंड फिजिकल कैपिटल मॉडल। IASB में फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस आता है और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, वेयर एज FASB मेनली फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस आता है। IASB ज्यादा डिटेल अप्रोच देता है, FASB इतना नहीं देता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज रेगुलेशन। IASB प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है जिसमें फ्लेक्सिबल रूल्स जजमेंट यूज होती है, वेयर एज FASB रूल बेस्ड अप्रोच है जिसमें डिटेल्ड और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल IASB कहता है कि कंसेप्ट फॉलो करो, वेयर एज FASB कहता है स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करो। लास्ट एस्पेक्ट है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स।
IASB के क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स है रेलेवेंसी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, वेयर एज FASB सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स विथ माइनर डिफरेंसेस। दोनों का एम सेम ही है, यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एट लास्ट कंक्लूजन, IASB और FASB फ्रेमवर्क का बेस पर्पस सेम ही है, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रिलायबल और यूजफुल बनाना, लेकिन उनका अप्रोच अलग होता है। IASB ग्लोबल और प्रिंसिपल बेस्ड है, वेयर एज FASB US फोकस्ड और रूल बेस्ड है। आई होप आपको ये भी चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।